एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो जैसे कि प्रीवियस वाले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो आज के इस क्लास में वो चैप्टर जो था वो खत्म हो चुका था। तो आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। लेट्स सी। देखो, अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो वैसे डेफिनेशन कहीं पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन हमें पता होना चाहिए, तो हम लोग डेफिनेशन से बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखते हो तो इसमें दो वर्ड्स है, एक है आपका इलेक्ट्रो और एक है आपका केमिस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे आपको दो वर्ड देखने को मिल रहे हैं, एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल और एक होता है आपका केमिकल। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स है। तो एक ऐसा ब्रांच केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग इंटर कन्वर्शन को स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में या फिर केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऐसे ब्रांच को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, एक ऐसा ब्रांच केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंटर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस ब्रांच को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कंडक्शन के पार्ट को। अगर मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँ तो बस इतना याद रखना है कि जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करोगे तो इसमें दो चीजें आएगी। एक चीज जो आएगी ना वो आपका पूरा कंडक्शन वाला ही पार्ट चलेगा, और इस पार्ट से आपको कैलकुलेशंस भी आ सकते हैं, मतलब आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, और इस पार्ट से कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ डेफिनेशंस है, कुछ फॉर्मूलेज है, वो सारी चीजें आएगी। और ये एक पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब जो दूसरा पार्ट होता है वो पार्ट में आपको कंप्लीटली अलग अलग सेल्स को स्टडी करना है, सेल्स के टाइप्स को स्टडी करना है, और इसमें भी आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे और कुछ थ्योरी भी आएगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं सेल का कंस्ट्रक्शन पूछा जा सकता है या फिर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से इसमें दो पार्ट्स है। तो पहले हम लोग इस पार्ट को स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इस पार्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक बेसिक व्यू दे दिया है कि किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली कंडक्शन होता क्या है। कंडक्शन कंडक्शन का अगर बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कंडक्शन का मतलब ही क्या होता है, एबिलिटी टू कंडक्ट। अगर मुझे किसी भी चीज को कंडक्ट करना है तो उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, कंडक्शन। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो कंडक्शन के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, एक होता है अपना इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बोलो या कंडक्शन बोलो। ठीक है, इसी को कहा जाता है आयोनिक कंडक्शन। और एक होता है अपना मेटालिक कंडक्शन। देखो, ये जो चैप्टर है ना, अगर आप इसमें बुक से पढ़ने जाओगे तो बुक्स में काफी ज्यादा थ्योरी दी है, लेकिन हमें इतने ज्यादा थ्योरी का काम नहीं। हमें न्यूमेरिकल्स का काम है और हमें शॉर्ट नोट्स का काम। नोट्स तो आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैंने काफी अच्छे काफी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जिससे आपको पॉइंट टू पॉइंट सारा बिल्कुल समझ जाएगा। तो आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है ना, तो लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ध्यान दीजिए। तो कंडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और आयोनिक कंडक्शन। और बुक में ऐसे चार्ट फॉर्म में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको सारा चार्ट फॉर्म में ही पढ़ाऊंगी जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मेटालिक कंडक्शन होता क्या है। देखो, एक ऐसा फिनोमिना, क्योंकि कंडक्शन क्या है, एक फिनोमिना है, राइट। तो एक ऐसा फिनोमिना जिसमें कंडक्शन हो रहा है बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से जो भी कंडक्शन हो रहा है उस टाइप के कंडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक कंडक्शन। अब आपको याद कैसे रहेगा कि मेटालिक कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बात करते हो ना मेटल्स की, तो मेटल्स में हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। पता होता है ना। तो मेटालिक कंडक्शन मतलब मेटल से मिलने वाला कंडक्शन, इसका मतलब एक ऐसा कंडक्शन जिसमें क्या हो रहा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रहेगा कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मेटालिक कंडक्शन में क्या होगा, मोशन या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और आयोनिक कंडक्शन। अगर मैं बात करूँ ना इसकी, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो नाम ही क्या कह रहा है, आयोनिक कंडक्शन। मतलब ये ऐसा कंडक्शन का फिनोमिना है जहाँ पे कंडक्शन हमें हो रहा है बाय मूवमेंट ऑफ या मोशन ऑफ आयन,
और इसी को एक और नाम दिया गया है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। मतलब यहाँ पे हो रहा है कंडक्शन बाय मूवमेंट ऑफ या मोशन ऑफ आयन, इसीलिए इसका नाम क्या है, आयोनिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। याद रखना है, ये आपको पता चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक में आयन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, दो फिनोमिना होते हैं, टू इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। एक होता है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने ये चीजों को डिफाइन किया है, एक को हम लोगों ने लिखा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक को हम लोगों ने लिखा है इलेक्ट्रोलाइट। हो सकता है कि यहाँ से आपको इनका डेफिनेशन पूछ ले, या फिर हो सकता है जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे ना, उन न्यूमेरिकल्स में ये टर्म्स यूज होंगे। इसीलिए मैंने ये टर्म्स को सोचा है कि आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अगर मैं देखती हूँ ना वाटर की, तो वाटर को एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, ये अपना है वाटर, और वाटर की एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी का वैल्यू होता है। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया है। अब क्या होता है ना, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है ना, वो होती है सेम एज दैट ऑफ वाटर। मतलब ये क्या है, नियरली सेम, मतलब वाटर की जितनी ही कंडक्टिविटी उनकी होती है। तो ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल होता है आपका, ले लो सुक्रोज, क्योंकि कभी कभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। तो इसका हो जाएगा C12H22O11, ये फिनोमेन, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका हो सकता है आपका यूरिया। ठीक है, NH2 डबल बॉन्ड O NH2। अब देखो काम की चीज ये है कि इनकी कंडक्टिविटी वाटर के समान ही क्यों है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपने इन दोनों को पानी में डाला, मतलब एक तो आप सुक्रोज का सोल्यूशन ले लो, सुक्रोज को पानी में डाल लो। ठीक है, तो क्या होगा ना, सुक्रोज जैसा है वैसा ही रहेगा, वो पानी में डिजोल्व नहीं होगा। मतलब वो पानी में डिजोल्व होगा लेकिन डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी जैसे वाटर की थी वैसी ही रहेंगी। यूरिया भी वैसा है, उसको भी आपने सोल्यूशन में डाला, मतलब उसको भी आपने वाटर में डाला, तो आपने क्या बनाया, यूरिया का सोल्यूशन। तो वो भी वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होगा, इसलिए इसकी भी कंडक्टिविटी जैसी थी वैसी वाटर की ही रहेगी। इसलिए इनको क्या कहा गया है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है ना, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है ना, वो वाटर की कंडक्टिविटी से क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सब्सटेंसेस है, जब मैंने इनको पानी में डाला, जब मैंने इनको वाटर में डाला, मतलब जब मैंने इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाना चाहा, तो ये जो सब्सटेंसेस है ये वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट हो रहे हैं, मतलब वाटर में जाने के बाद टूट रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस का आपका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि ले लो HCl ले लो, KCl ले लो, ठीक है, NaCl ले लो। तो ये जो सब्सटेंसेस है ये वाटर में जाने के बाद ये हो रहे हैं, टूट रहे, डिसोसिएट हो रहे हैं। इसलिए अब अगर ये टूटते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी क्या रहेंगी, वाटर से ज्यादा। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के कौन से टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हमें स्टडी करने का कोई भी मीनिंग नहीं है, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी क्या है, सेम। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट होता है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो हमें इसको स्टडी करना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना, उसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब समझो, इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक समझा देती हूँ, उसके एक बार देख लीजिए। देखो चीज क्या है ना, कि जैसे कि अगर आप डालते हो, सुनो, अगर आपने किसी भी सब्सटेंस को, सपोज ये ए सब्सटेंस है, अगर मैं इस सब्सटेंस को डालती हूँ वाटर में,
ठीक है, या फिर समझ लो ये AB है, तो ये इस तरीके से टूट जाएगा वाटर में, कुछ A+ के फॉर्म में टूटेगा और कुछ B- के फॉर्म में टूटेगा, मतलब ये टूट जाएगा, ठीक है ना, वाटर में डालने के बाद। तो जो भी इसकी कंडक्टिविटी है, अगर ये X है, ये Y है, इसका मतलब ये हुआ कि Y जो है, ये कंडक्टिविटी क्या है, ज्यादा, क्योंकि ये वाटर में डिसोसिएट हुआ है और यहाँ पे डिसोसिएट होने का था, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ऑफ Y इज ग्रेटर देन दैट ऑफ X। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात कर रही हूँ कंडक्टिविटी की, तो जो भी मेरा कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी जो भी होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस के ऊपर में। नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा रहेंगे, कंडक्टिविटी भी उतनी ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं बात कर रही हूँ स्ट्रॉन्ग की, तो स्ट्रॉन्ग में अगर मैंने स्ट्रॉन्ग को वाटर में डाला है और मैंने वीक को वाटर में डाला है, ये क्या है, मेरे इलेक्ट्रोलाइट के टाइप, दोनों को मैंने डाला है वाटर में, ठीक है। तो इसमें मुझे जो भी, अब स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब उसमें नंबर ऑफ आयंस भी क्या रहेंगे, ज्यादा, इसमें नंबर ऑफ आयंस क्या रहेंगे मेरे, ज्यादा, इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी भी क्या रहेंगी मेरी, ज्यादा। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अब अगर मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डाला है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी मेरे नंबर ऑफ आयंस रहेंगे वो कहीं ना कहीं कम रहेंगे, क्योंकि इसका नाम क्या है, वीक। तो नंबर ऑफ आयंस क्या रहेंगे, कम। अगर नंबर ऑफ आयंस कम रहेंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या रहेंगी, कम, क्योंकि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। इसका मतलब ये मुझे कहना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, जो भी मेरी कंडक्टिविटी रहेंगी वो कैसी रहेंगी, हाई, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस भी क्या रहेंगे, हाई, क्योंकि इसका नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग। अगर मैं बात करती हूँ इसके एग्जाम्पल्स की, तो इसके एग्जाम्पल्स में आएंगे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, आयोनिक सॉल्ट, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में समझ लो, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स कौन से हो सकते हैं, ले लो HCl, ठीक है ना, और ले लो H2SO4। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल्स कौन से हो सकते हैं, NaCl, KCl, और आयोनिक सॉल्ट में भी NaCl ही आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो यहाँ पे मेरी कंडक्टिविटी क्या होंगी, कम, कंडक्टिविटी कैसे रहेंगी, लेस, लो, क्योंकि इसका नाम क्या है, वीक, तो ये कम डिसोसिएट होगा, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस भी क्या रहेंगे, कम, तो इसकी कंडक्टिविटी भी क्या रहेंगी, कम। तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे आपके वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है। अब वीक एसिड में कौन से आ सकते हैं, ले लो आपका एसिटिक एसिड, वीक एसिड है, और इसमें इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। या आप एक एसिड बेस करके जो चैप्टर है ना सॉल्यूशन केमिस्ट्री का, उसमें स्टडी कर मतलब करोगे, ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो। देखो याद कैसे रखना है, स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग बेस, वीक में वीक एसिड, वीक में वीक बेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।